Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 16th May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from international segment. It is about India-Nepal border dispute. Road row as army chief sees hand of third party and Nepal threatens action. So this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। हुआ क्या है, कल इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़े से एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए हैं हायर लेवल पे। इसको आप कह सकते हैं बहसबाजी हुई है, बयानबाजी हुई है दोनों साइड से रिलेटेड टू बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज़, जहाँ पे इंडिया के साइड से इंडिया के आर्मी जनरल MM नरवणे साहब ने कहा दैट देयर वाज इनफ एविडेंस टू बिलीव दैट नेपाल ऑब्जेक्शन ऑन काला पानी वाज ऑन बिहेस्ट ऑफ समवन एल्स। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इनडायरेक्टली कहने की कोशिश की कि चाइना इंस्टिगेट कर रहा है नेपाल को टू कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट इंडिया, अदरवाइज नेपाल के पास कोई जेन्यून रीज़न नहीं है टू कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट। तो इस पर रिएक्ट करते हुए नेपाल के प्रेसिडेंट विंध्या देवी भंडारी जी ने कहा है दैट लीपू लेक, लिम्पुधरा एंड काला पानी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेपाल एंड नेपाल विल टेक कंक्रीट डिप्लोमेटिक स्टेप टू रिक्लेम देम। तो एक तरह से नेपाल ने भी स्टेटमेंट दिया है दैट कि वो सख्ती बरत सकता है, हाईएस्ट डिप्लोमेटिक एक्शन ले सकता है इंडिया के अगेंस्ट इंटरनेशनल फॉरम्स में, और वो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाईली कमिटेड है। और ये जो 3 टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं लीपू लेक में, लिम्पुधरा में और काला पानी में, जो वो नेपाल के टेरिटरीज़ हैं और उनको नेपाल ले करके रहेगा। सो अब एक बार ज़रा समझते हैं कि ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में है कहाँ पे और ये स्टार्ट कैसे हुआ हाल फिलहाल में। तो आप सबको पता है कि पिछले साल 5 अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस गारंटेड अंडर आर्टिकल 370 एंड 35A को डी ऑपरेशनलाइज कर दिया। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था तब तक, उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और उसके लिए वापस से हमें अपने मैप को रिड्रॉ करने की ज़रूरत थी। नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज टू बी रिप्रेजेंटेड एज 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और इस कारण से इन नवंबर 2019 द होम मिनिस्ट्री रिलीज्ड अ न्यू एडिशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल मैप शोइंग जम्मू एंड कश्मीर अलॉन्ग विथ लद्दाख एज न्यू यूनियन टेरिटरीज। लेकिन इसमें एक और चेंजेस ये हुआ कि एक छोटा सा टेरिटरी है काला पानी, और जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर रीजन में पड़ता है, खासकर इंडियन स्टेट उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर रीजन में पड़ता है यहाँ पे काला पानी। और इस काला पानी को जो इंडिया का नया मैप था उसमें साफ साफ दिखाया गया कि ये इंडियन टेरिटरी है, ये इंडिया का हिस्सा है, और उस पर नेपाल ने ऑब्जेक्शन रेज किया। इंडिया ने दिखाने की कोशिश की कि ये जो काला पानी का रीजन है दैट इज़ पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, और उसका जो ये ईस्टर्न रीजन है ये साइड यहाँ पे कहीं पे है काला पानी रीजन। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं लीपू लेक पास भी है और इस एरिया को लीपू लेक रीजन भी कहते हैं। और यहाँ नीचे में है लिम्पुधरा, यहाँ पे इस साइड में कहीं पे लिम्पुधरा एंड सुस्ता। तो ये 4 टेरिटरी आसपास में ही हैं, काला पानी, लीपू लेक, लिम्पुधरा एंड सुस्ता। ये पूरा का पूरा टेरिटरी जो इंडियन स्टेट उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर रीजन में पड़ता है। और जब इंडिया ने अपना रिवाइज्ड मैप निकाला तो उसमें उसने इन चारों रीजन को अपने
पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड का पार्ट दिखाया। इस पे नेपाल ने ऑब्जेक्शन रेज किया। नेपाल का ऐसा कहना है दैट दीज टेरिटरीज बिलोंग टू धारचूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल विच इज़ पार्ट ऑफ देयर सुंदर पश्चिम प्रोविंस। तो अब यहाँ पे डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट ऑफ द टेरिटरी। इंडिया का मानना है कि ये इंडिया के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। एक बार ज़रा सा ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये जो काफ़ी छोटा सा एरिया है, लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और लगभग इनहैबिटेटेड है। तो यहाँ पे अनइनहैबिटेटेड है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, यहाँ पे कुछ खास उगता भी नहीं है। फिर भी ये दोनों कंट्रीज़ क्यों इस एरिया के लिए डिस्प्यूट कर रहे हैं? सो लेट अस अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ काला पानी रीजन। काला पानी रीजन का भले कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ना हो, यहाँ पे भले कोई एग्रीकल्चर ना होता हो, भले यहाँ पे कोई मिनरल रिजर्व्स ना हो, लेकिन काला पानी का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। आप देख सकते हैं ये जो काला पानी रीजन है, इट लाइज ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना। तो ये तीनों कंट्रीज़ का बॉर्डर पे आता है, बॉर्डर रीजन। तो जो भी यहाँ पे है वो इन दोनों कंट्रीज़ के साथ, रिमेनिंग 2 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर कर सकता है। तो ये इसका एक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है दैट इट इज़ एट ए ट्राई जंक्शन। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस ट्राई जंक्शन के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे लीपू लेक पास है। पास मतलब पहाड़ों के अंदर दरारें होती हैं जिसके थ्रू एक साइड से दूसरे साइड में जाया जा सकता है, उसको कहते हैं पास। और इस रीजन में है लीपू लेक पास। तो जो भी इस रीजन को कंट्रोल करेगा वो इस लीपू लेक पास को कंट्रोल करेगा। और अगर इस डिस्प्यूट में अगर ये रीजन, काला पानी रीजन, नेपाल को चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि लीपू लेक पास भी नेपाल को चला जाएगा। और कल अगर इन लेटर फेज अगर नेपाल ने इस रीजन को चाइना को सौंप दिया, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया, बिकॉज इन दैट केस लीपू लेक रीजन माइट पास टू चाइना, लीपू लेक पास माइट पास टू चाइना, एंड इन केस ऑफ conflict between India and China, the Chinese soldiers can easily get through this Lipu Lake Pass and enter into Indian territory। तो ये है स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। देखो ऐसे ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है और उसका एक स्ट्रैटेजिक पार्ट उसने चाइना को दे दिया है इन 1962, जिसके थ्रू चाइना ने रोड बनाया है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो हिस्सा भी है। तो इसी तरह का प्रॉब्लम यहाँ भी हो सकता है। आप सबको कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि नेपाल एक बफर कंट्री है इंडिया और चाइना के बीच में, और जो अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी ऑटोनॉमी को बचाए रखने के लिए ना ही इंडिया से बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होता है, ना ही चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होता है। उसके अलावा जब भी नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती है तो मोर और लेस दे गेट मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना। सो दिस इज़ क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इंडिया बिकॉज इन प्रेजेंट टाइम, इन रिसेंट टाइम, नेपाल हैज़ बिन मोर एंड मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना एंड गेटिंग अवे फ्रॉम इंडिया। और ऐसे हालात में अगर नेपाल ने पाकिस्तान की तरह ये रीजन, काला पानी रीजन, एक बार डिस्प्यूट करके इंडिया से ले लिया और उसके बाद वापस से इसको उसने चाइना को दे दिया इवन एट लीस्ट, तो ये लीपू लेक पास चाइना के पास चला जाएगा एंड दैट विल क्रिएट स्ट्रैटेजिक इशूज, स्ट्रैटेजिक ट्रबल फॉर इंडिया। और इस कारण से इंडिया चाहता नहीं है कि ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो नेपाल के हाथ में जाए। एनीवे यू ऑल नो दैट नेपाल इज़ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो हो सकता है कि नेपाल इस टेरिटरी को चाइना को सौंप दे, दैट इंडिया नेवर वांट्स। तो ये है इस रीजन का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, और इस कारण से इंडिया इस छोटे से टेरिटरी के लिए भी काफ़ी हद तक डिस्प्यूट कर रहा है नेपाल के साथ, विच इज़ आवर प्राइज्ड नेबर। हम नेपाल के साथ इन जनरल कोई डिस्प्यूट नहीं चाहते हैं। अब एक बार ज़रा समझते हैं कि आखिर ये डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में है ही क्यों, वाई देयर इज़ एम्बिग्विटी, आखिर डाउट है ही क्यों। तो देखो, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल कर रहे थे, देन एट दैट टाइम इन 1860 देयर वाज अ ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड नेपाल, और उस ट्रीटी के स्टेटमेंट के हिसाब से ईस्ट ऑफ काली रिवर विल बी नेपाल टेरिटरी। तो यहाँ पे ये इस तरह से इस रीजन में काली रिवर बहती है और ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच के एग्रीमेंट के हिसाब से द ईस्टर्न रीजन ऑफ काली रिवर विल बी नेपाल। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब ये काली रिवर जो है उसकी जब ओरिजिन होती है तो वो दो छोटी छोटी उसकी चैनल्स हैं,
वो दो छोटी छोटी चैनल्स पहले आकर के मिलती हैं एंड देन इट मर्जेज इनटू वन लार्जर चैनल। और ये दो छोटी चैनल्स हैं वो जब आगे जाकर के मर्ज करती हैं तो उसका नाम फिर हो जाता है महाकाली। और यही महाकाली रिवर आगे जाकर के उत्तर प्रदेश में घाघरा या सरयू नदी नाम से जानी जाती है। तो ये सारा का सारा जो डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में वो इन दो छोटी चैनल्स के कारण है। क्योंकि अगर इस चैनल को माना जाए एज मेन काली रिवर देन द काला पानी रीजन विल बिलोंग टू नेपाल, लेकिन अगर इस चैनल को माना जाए as main Kali river then Kalapani region will belong to India. So the entire dispute is about these two channels. If this is real Kali river then this entire territory will belong to Nepal, and if this one is a real Kali river then the entire Kalapani river and associated area will belong to India. अब इंडिया का क्या स्टैंड रहा है इस पूरे टेरिटोरियल डिस्प्यूट पे उसको ज़रा समझते हैं। तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा है दैट इंडिया इज़ कमिटेड टू फाइंड अ सोल्यूशन विथ डायलॉग। इंडिया कोई भी डिस्प्यूट नेपाल के साथ नहीं करना चाहता है एंड देयर इज़ ऑलरेडी अ डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड नेपाल टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट। और वैसे टाइम में जब ऑलरेडी हमारे बीच में डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म है, फिर भी अगर अननेसेसरीली नेपाल इंटरनेशनल फॉरम्स पे जाकर के इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो ये अनजस्टिफाइबल है। और साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि इसके पीछे किसी थर्ड पार्टी का हाथ है। तो इनडायरेक्टली इंडिया का इशारा है कि चाइना के इंस्टिगेट करने पे नेपाल इंडिया को अननेसेसरीली कंडेम कर रहा है इंटरनेशनल फॉरम पे, जब ऑलरेडी इंडिया और नेपाल के बीच में इस तरह के मैकेनिज़्म है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो कोई कारण नहीं है कि नेपाल इंटरनेशनल फॉरम्स पे इंडिया को इस तरह से कंडेम करे। ज़रा सा देखते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म जो इंडिया और नेपाल के बीच में है, जिसका जिक्र किया है इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने। तो दो इस तरह के मैकेनिज़म्स हैं। पहला है नेपाल इंडिया जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1981, और दूसरा है नेपाल इंडिया जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट कमेटी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1997। और इन दोनों इंस्टीट्यूशंस की मदद से लगभग 97% बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो इंडिया और नेपाल के बीच में थे राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको रिजॉल्व किया जा चुका है। और हार्डली 3% बॉर्डर डिस्प्यूट बचा है, वो भी काला पानी रीजन में, जिसको रिजॉल्व करना बाकी है। और वैसे टाइम में अगर अननेसेसरीली नेपाल इस डिस्प्यूट को इंटरनेशनल फॉरम्स पे लेके जाता है तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि नेपाल इज एक्टिंग ऑन इंसिस्टेंस ऑफ ए थर्ड पार्टी दैट इज चाइना। The next article is taken from national segment. It is about article 25 and अजान। सो समझेंगे ये आर्टिकल है क्या। एज यू कैन रीड, हाई कोर्ट सेज अजान मे बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम बट नॉट यूज ऑफ लाउड स्पीकर। जरा समझते हैं डिटेल में। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो इस न्यूज़ आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद, गाजीपुर और हाथरस में वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल मस्जिदों के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ अजान को बैन कर दिया। आप सबने सुन रखा होगा, लाउड स्पीकर पे अजान की जाती है मस्जिदों के थ्रू, उसको वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार के लिए बैन कर दिया। तो जरा समझते हैं आखिर इस बैन के पीछे कारण क्या बताया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, call of Azan on loudspeaker is request from the mosque to the people to assemble in the mosque for नमाज। अगर आप लाउड स्पीकर पे अजान कह रहे हैं, बुला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं आसपास के एरिया में, उनको आप इनवाइट कर रहे हैं, उनको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मस्जिद में आएँ और साथ बैठ कर के नमाज पढ़ें। और हाल फिलहाल में इस तरह का इन्विटेशन इज़ ए काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ द गाइडलाइंस रिलीज टू कर्ब कोविड-19। आपको पता है कि कोविड-19 को कर्ब करने के लिए अभी किसी भी तरह का असेंबली या कॉन्ग्रीगेशन अलाउड नहीं है। और वैसे टाइम में अगर लाउड स्पीकर से अजान पढ़ के लोगों को इनवाइट किया जा रहा है फॉर नमाज इन कलेक्टिव फॉर्म, तो ये इलीगल है, अनजस्टिफाइबल है, ऐसा मानना है यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का।
तो इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए गाजीपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल अंसारी साहब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दिया। उन्होंने चैलेंज किया कि ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है दैट इज़ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 25 दैट अलाउज और दैट गारंटीज एन इंडिविजुअल फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ choice. At the same time, it is also violation of fundamental right guaranteed under Article 26 that guarantees a religious institution to manage its religious practice. तो आर्टिकल 25 किसी भी इंडिविजुअल को अपना जो भी रिलीजन है और उसके जो भी सेरेमनीज हैं उसको फॉलो करने का, उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है। और आर्टिकल 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो भी सेरेमनीज हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करने का, उनको मैनेज करने का एक फंडामेंटल राइट देता है। और ये जो डिसीजन है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का दैट इज़ वॉलेटिंग बोथ दीज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर आर्टिकल 25 एंड फंडामेंटल राइट ऑफ इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 26। सो अब इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट सुनाया है, वो जजमेंट को एज इट इज़ पढ़ते हैं। अजान दैट इज़ कॉल टू प्रेयर मे बी एन एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। The High Court on Friday said that its recitation through loudspeakers or other sound amplifying devices cannot be said to be an integral part of a religion, warranting the protection of the fundamental right enshrined under Article 25 of the Constitution of India, which is even otherwise subject to public order, morality, health, टू अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसको एनालाइज करके इसको ज़रा डिटेल में इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। सरल शब्दों में जैसा मैंने आपको बताया, आर्टिकल 25 गारंटीज फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन ऑफ चॉइस। आर्टिकल 26 अलाउज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स अफेयर्स। लेकिन ये दोनों ही अधिकार जो आर्टिकल 25 और 26 में मिले हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। राइट्स नॉट एब्सोल्यूट होने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हर एक केस में चाहे जो हो जाए, कम वॉट में पीपल आर अलाउड टू फॉलो दीज राइट्स। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कुछ एक रिस्ट्रिक्शन है जिसको फॉलो करते हुए ही ये सारे अधिकार मिले हुए हैं। सो एब्सोल्यूट राइट्स वो होते हैं जिसको किसी भी हालत में रोका ना जा सके, किसी भी कंडीशन में कर्ब ना किया जा सके। बट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, दीज आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस लाइक पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। तो अगर पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर होगा या पब्लिक मोरालिटी को हैम्पर होगा, पब्लिक हेल्थ को हैम्पर होगा या कोई और फंडामेंटल राइट हैम्पर होगा, तो इन सारे राइट्स को कर्ब किया जा सकता है। और इस पर्टिकुलर केस में पब्लिक हेल्थ इज़ अंडर थ्रेट। अगर अजान पढ़ के लोगों को इनवाइट किया जा रहा है टू असेंबल इन मॉस्क एंड ऑफर प्रेयर, तो इट इज़ हैम्पर ऑफ पब्लिक हेल्थ। इससे कोविड-19 का आउटब्रेक होने के चांसेस हैं और इस ग्राउंड पे, हेल्थ के ग्राउंड पे, इन दोनों राइट्स को कर्ब किया जा सकता है। उसके अलावा अलग तरीके से ज़रा इंटरप्रेट करते हैं इस जजमेंट को, तो इसके लिए एक पुराना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखते हैं और उसका नाम है सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड दिस जजमेंट इज ऑफ 1962। इसको अगर आप याद रखेंगे तो मेंस में अगर आप मेंशन करेंगे इस जजमेंट को तो आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगी। इस जजमेंट का ज़रा सा कोर समझते हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट नॉट मियरली रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स एंड बिलीव्स बट ऑल्सो एक्ट्स डन इन परसुएंस ऑफ रिलीजन एंड दस guarantee rituals, observances, ceremonies and modes of worship which are integral part of religion। इसका सरल शब्दों में मतलब यह है कि आर्टिकल 25 और 26 सिर्फ जो बेसिक डॉक्ट्रिन्स हैं, जो बेसिक सिद्धांत हैं किसी भी रिलीजन के, बस उसको कंजर्व नहीं करता है, बस उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। ये लोगों को अधिकार देता है कि उनके रिलीजन से रिलेटेड जो भी सेरेमनीज़ हैं, जो भी मोड ऑफ वर्शिप है, उनको वो प्रैक्टिस कर सकें, दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन। तो इस पार्ट पे ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है कि विच इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन। आपके रिलीजन का जो भी ऐसा एक्टिविटी है, जो भी ऐसा सेरेमनी है जो आपके रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है, उसको आपको फॉलो करने का पूरा पूरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 एंड 26। बट माइंड यहाँ पे आपको ये करना है इंटीग्रल पार्ट, it must be undisputed part।
ऑफ द रिलीजन। और इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अजान पढ़ना भले ही इंटीग्रल पार्ट होगा इस्लाम धर्म का, लेकिन अजान ऑन लाउड स्पीकर पढ़ना दैट कैन नॉट बी एन इंटीग्रल पार्ट। सो यूज ऑफ लाउड स्पीकर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। अब ऐसा है कि आप कुछ भी काम नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ रिलीजन। आप कोई भी एक्टिविटी करो और बोले कि ये तो मेरे रिलीजन का हिस्सा है, तो दैट कैन नॉट बी अलाउड अंडर आर्टिकल 25 एंड 26। दैट मस्ट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन। तो ये टर्म याद रखेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद रखेंगे। दैट विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर इन मेंस। द प्रैक्टिसेस मस्ट बी इंटीग्रल पार्ट। आपको पता होगा कि ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया और क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ बनाया, बिकॉज इट सेड दैट ट्रिपल तलाक एक्टिविटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन, सो इट कैन नॉट बी गिवन प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 25 और 26। तो अब इस पूरे आर्टिकल का जरा सा कंक्लूजन देखते हैं। यूज ऑफ लाउड स्पीकर फॉर अजान हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन 2 ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड है दैट इट इज़ नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, सो इट कैन नॉट सीक प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 25 एंड 26। एंड इवन इफ इट वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, एक तो इंटीग्रल पार्ट है नहीं, तो वैसे ही ये 25 और 26 के अंदर प्रोटेक्शन इंजॉय नहीं करता। एंड इवन इफ एनी एक्टिविटी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, फिर भी इफ इट इज अगेंस्ट पब्लिक हेल्थ, देन इट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस, पहले तो ये इंटीग्रल पार्ट है नहीं, और दूसरा इट इज ऑल्सो वायलेटिंग और थ्रेटनिंग पब्लिक हेल्थ, सो इट कैन नॉट बी अलाउड। The next article is taken from economy segment. It is about third dose of economic booster. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सो जैसा कि हम पिछले 2 दिनों से कवर कर रहे हैं और आज हम तीसरा आर्टिकल इससे रिलेटेड कवर करेंगे, दैट इज़ अबाउट प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एड्रेस करते हुए बताया था कि भारत सरकार लगभग 20 लाख करोड़ इन्फ्यूज करेगी इंडियन इकोनॉमी में इन ऑर्डर टू बूस्ट इंडियन इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन। और लगभग सारे मेजर अनाउंसमेंट्स हो चुके थे। 9.74 लाख करोड़ तो भारत सरकार या आरबीआई ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी थी। देन ऑन वेंसडे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक पैकेज अनाउंस किया 5.94 लाख करोड़। देन ऑन थर्सडे सी अनाउंस्ड अ पैकेज ऑफ 3.1 लाख करोड़। एंड देन अगेन ऑन फ्राइडे यानी कि कल उन्होंने अनाउंस किया पैकेज ऑफ 1.22 लाख करोड़, जो कल उन्होंने अनाउंस किया है। और आज जब मैं ये न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ, देन सी इज़ अगेन अनाउंसिंग सम न्यू पैकेजेस फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो कल जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है फॉर इंडियन इकोनॉमी, उसको ज़रा सा समझते हैं। यहाँ पे हैं सम मेजर अनाउंसमेंट्स मेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन yesterday, and almost all of them are related to farming sector. A fund worth rupees 1 lakh crore will be given to agricultural cooperative societies, farmer producer organizations and startups for boosting फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका ज़रा मतलब समझेंगे। सबसे मेजर अनाउंसमेंट यही है, इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा रुपीज़ 10,000 करोड़ फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग अप्रोच। 20,000 करोड़ फॉर फिशरमैन अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 13,000 करोड़ ड्राइव टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ कैटल, बुफेलोज, शिप्स, गोट्स एंड पिग्स। 15,000 crore boost for animal husbandry infrastructure, 4,000 for promotion of herbal cultivation, and 500 crores for beekeeping initiative. And Essential Commodities Act of 1955 has amended, and now it will be deregulated in for cereals, edible oils, oil seeds, pulses, onion and potato. तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे की एनालिसिस अलग से की थी, और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक स्पेशल चैप्टर है जहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है दैट समटाइम्स रेगुलेशंस हर्ट मोर दैन इट हेल्प्स। वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने साफ साफ क्रिटिसाइज़ किया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को कि कई दफ़ा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कारण किसानों को नुकसान हो जाता है। और उसी एडवाइस को फॉलो करते हुए अभी भारत सरकार ने इन सारे फूड ग्रेन्स को, फूड क्रॉप्स को डीरेगुलेट कर दिया है आउट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड सी द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, बिकॉज आई बिलीव इस साल एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के कारण क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
एक बार ज़रा सा जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं भारत सरकार के जो कल लिए गए हैं उनको डिटेल में समझते हैं। 1 लाख करोड़ टू स्ट्रेंथन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो समझते हैं कि आखिर ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आर एन एंटिटी फाउंड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लाइक मिल्क प्रोड्यूसर्स, फिशरमैन, वीवर, रूरल आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन। सरल शब्दों में देखो, किसान खेती करता है और वो फिर अपना फूड प्रोड्यूस किसी मिडिल मैन को बेच देता है, और वो मिडिल मैन किसी शहरों में जाकर के जो होल सेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनको काफ़ी महंगे दामों में वही प्रोडक्ट बेचता है और बीच का सारा प्रॉफिट कमा लेता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि किसान को एक्सेसिबिलिटी नहीं है होल सेलर के पास, रिटेलर के पास डायरेक्टली। तो इस भारत सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो किसानों के बिहाफ पे मार्केटिंग करे, किसानों की मदद से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी बनाई जाए। फॉर एग्जांपल आप अमूल समझते हैं, वहाँ पे अमूल एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फार्मर्स ही ओन करते हैं, और अमूल अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली मार्केट में बेचती है और जो प्रॉफिट कमाती है वो फार्मर्स को शेयर किया जाता है। तो इससे फार्मर्स को हाइयर रिटर्न मिलता है उनके प्रोड्यूस पे। तो अमूल कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह के फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग फील्ड्स में बनाने की कोशिश की जा रही है, फूड ग्रेन्स में बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि फार्मर्स अपना प्रोडक्ट खुद ही मार्केट में जाकर के बेच पाएँ। तो एक तरह का मिडिल मिसिंग लिंक बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि फार्मर्स खुद ही ओन करे। एक तरह की कंपनी है, एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फार्मर्स खुद ओन करके चलाएंगे, जिससे फार्मर्स का डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी होगा शहरों में जो मेन कंज्यूमर्स हैं, और उससे फार्मर्स को बेटर प्राइस मिल पाएगा। तो फिगर की मदद से समझते हैं इस इनिशिएटिव को। देखो, फार्मर्स अपना फूड क्रॉप बेचेगा फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस पर, और ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस इज विल बी कलेक्टिवली ओन बाय फार्मर्स इटसेल्फ। गांव के लेवल पे कुछ एक फार्मर्स मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएंगे और इन एफपीओज़ को डेवलप करने में भारत सरकार मदद करेगी, जिसके लिए 1 लाख करोड़ का स्पेशल फंड बनाया गया है। और इस एफपीओज़ के पास अपनी कैपेसिटी होगी, अपना कोल्ड स्टोरेज होगा, अपना स्टोरेज फैसिलिटी होगा। तो ये फार्मर्स अपना फूड क्रॉप यहाँ बेचेंगे और ये एफपीओज़ आगे शहरों में, मान लो इस तरह के फूड प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं, उनको अपना प्रोडक्ट बेचेगी। तो जब इस कंपनी को फ़ायदा होगा तो दैट profit will be shared with farmers also, and in this way farmers will get better return. प्रॉब्लम क्या है अभी तक कि ये फार्मर्स अभी तक जा कर के अपना फूड क्रॉप बेच देता है मिडिल मैन और होल सेलर को, और ये मिडिल मैन या होल सेलर जा कर के फिर वही प्रोडक्ट फूड कंपनीज़ को बेचता है बहुत महंगे दामों में, और बीच का बहुत सारा प्रॉफिट खुद ले जाता है। इसको कर्ब करने के लिए, इस मिडिल मैन को कर्ब करने के लिए और भी इनिशिएटिव्स लिए हैं भारत सरकार ने, जैसे कि ई-नैम इनिशिएटिव लाया गया है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी अभी भी ये मिडिल मैन काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फील्ड में। तो एफपीओज़ को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि एफपीओज़ अभी है नहीं, लेकिन इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्रमोट किया जाएगा और इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाएगी, और उसके लिए भारत सरकार 1 लाख करोड़ खर्च करेगी ताकि फार्मर्स को बेहतर रिटर्न मिल पाए। ये जो मिडिल मैन होता है, इट टेक्स अवे ऑल द ह्यूज प्रॉफिट, और इस नए इनिशिएटिव्स के मदद से फार्मर्स विल गेट गुड प्राइस फॉर देयर फूड क्रॉप्स एंड फूड प्राइस विल ऑल्सो कम डाउन। अभी इस केस में ये मिडिल मैन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट खा जाता है, तो फूड प्राइस ऑल्सो गोज अप फॉर कंज्यूमर्स और इन्फ्लेशन अननेसेसरीली हाई होता है। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया इन द डायरेक्शन ऑफ फिशरी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जो स्कीम है इसको ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पिछले साल के बजट में इन जून 2019 इटसेल्फ। लेकिन अब इस स्कीम के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज। टारगेट इज टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन बाई 70 लाख टन्स इन नेक्स्ट 5 years। 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे फॉर मरीन एंड इनलैंड फिशरीज एंड aquaculture, while 9,000 crore has been earmarked for development of infrastructure such as fishing harbors and cold chain. In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we will cover topic number 326 to 330. Topic number 326 is Jarnail Singh versus Lakshmi Narayan Gupta case. This case
questions of whether the concept of creamy layer should be applied to SC and ST job promotions following a request from the union government। तो ये केस इस साल काफ़ी न्यूज़ में था और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक सवाल आएगा ज़रूर। तो इस केस को मैंने यहाँ पे दिया है, इसके बारे में थोड़ा और आप डिटेल में पढ़ लेंगे। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। Topic number 327 is about Financial Stability and Development Council. This Financial Stability and Development Council is a apex body of sectoral regulators headed by Finance Minister. Heads of all financial sector regulatory authorities such as RBI, SEBI, IRDA, PFRD are members of this council. Ministers of State in charge of Department of Economic Affairs, Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology have been newly added to this council। और इस कारण से ये काउंसिल इस साल न्यूज़ में है क्योंकि ये नए पोस्ट क्रिएट किए गए और इन लोगों को ऐड किया गया है, तो हो सकता है इस साल इनसे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाए। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक नंबर 328 इज़ अबाउट टैक्स बॉयंसी एंड टैक्स इलास्टिसिटी। देखो, इकोनॉमिक्स सेगमेंट से मेनली दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कोई करंट बेस्ड सवाल आएंगे, कोई भारत सरकार की स्कीम या कोई इनिशिएटिव्स, या फिर कॉन्सेप्ट टर्म बेस्ड सवाल आ जाते हैं, टर्मोलॉजी बेस्ड की बताओ टैक्स बॉयंसी क्या है, टैक्स इलास्टिसिटी क्या है। ये तीसरा सवाल इकोनॉमिक सर्वे से आता है और ट्रेंड बेस्ड सवाल आते हैं ज़्यादातर, तो उसका ज़रा ध्यान रखना कि कॉर्पोरेट टैक्स इस साल ज़्यादा था या इनकम टैक्स ज़्यादा था या जीएसटी ज़्यादा था, पिछले 3 सालों से जीएसटी बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसा कुछ सवाल रहता है। तो ये 3 तरह के सवाल आते हैं इकोनॉमिक्स में मेनली यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो टर्मोलॉजी बेस्ड सवाल भी हम थोड़ा कवर करेंगे। तो 2 टर्मोलॉजीज यहाँ हम देखेंगे, टैक्स बॉयंसी एंड टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स बॉयंसी रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ टू चेंज इन जीडीपी। सरल शब्दों में जीडीपी परसेंटेज चेंज इन जीडीपी से कितना चेंज आ रहा है ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में भारत सरकार के, इसके रेशियो को हम कहते हैं टैक्स बॉयंसी। जीडीपी हमारी बढ़ के $2 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन हो गई और भारत सरकार की रेवेन्यू कितनी बढ़ी उस रेशियो में, उसको हम कहते हैं टैक्स बॉयंसी। वाइल टैक्स इलास्टिसिटी रेफर्स टू चेंज इन टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टैक्स रेट। तो टैक्स रेट बढ़ाने से टैक्सेस का कलेक्शन कितना बढ़ा या घटा, उसको हम कहते हैं टैक्स इलास्टिसिटी। कई बार टैक्स रेट बढ़ा देने से ओवरऑल टैक्स कलेक्शन घट भी जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग फिर टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं। सो टैक्स इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यही है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। Topic number 329 is about National Investment Fund. The proceeds of this investment is kept in a separate special fund known as National Investment Fund. It is outside Consolidated Fund of India and it is used for central social welfare schemes. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 330 is about Financial Inclusion Index. The Financial Inclusion Index rates states on their performance on the last mile banking service connectivity, that is 3 dimensions that are accessibility, usage and quality of banking services. तो इसके बेसिस पे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पब्लिश किया जाता है जिसमें इंडिया के 2800 स्टेट्स की रैंकिंग दी जाती है। एंड दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विच इज़ अ डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। This is the answer of question number 321 to 325 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 326 to 330 can be attempted by you people and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.